4 सितंबर 2025 लद्दाख की ठंडी हवाओं के बीच हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर बैठे थे। हाथों में तख्तियां थी, स्टेटहुड दो, 6th शेड्यूल लागू करो, हमारी पहचान बचाओ। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी जमीन आउटसाइडर से कैसे बचेगी, जॉब्स कहां है, हमारी कल्चर और लैंग्वेज को कौन बचाएगा। वैसे यह सिर्फ कोई आज का प्रोटेस्ट नहीं है, यह सदियों पुरानी कहानी का नतीजा है। उसके बाद प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों को जला देते हैं और साथ ही कई प्रोटेस्टर्स की मौत हो जाती है। तो आइए चलते हैं इसके पीछे और समझते हैं कि यह आंदोलन यहां तक आखिर पहुंचा कैसे। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको लद्दाख का इशू बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हां, सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, सोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लद्दाख की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। हिस्टोरियन के मुताबिक यहाँ इंसान की मौजूदगी 5000 साल पुरानी है। लेह और जांस्कर की घाटियों में आज भी रॉक कार्विंग्स मिलती है जो 2000 से 5000 साल पुरानी है। ये कार्विंग्स बताती है कि लद्दाख एक वाइब्रेंट सिविलाइजेशन का हिस्सा था। अब आते हैं 8th सेंचुरी में, जब तिब्बतन अंपायर टूट रहा था। एक तिब्बतन रूलर किदे निमागेन पश्चिमी तिब्बत आए और यहां बस गए। उनके 3 बेटे थे और जैसे अक्सर राजघरानों में होता है, उनके बेटों के बीच में सत्ता को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। युमागेन ने सोचा लड़ाई से बेहतर है कि राज्य को बांट दिया जाए। उन्होंने अपने एक बेटे पालग्योन को लद्दाख का सत्ता सौंप दिया। उस वक्त से लद्दाख एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना। फिर आते ही 15th and 16th सेंचुरी में नामग्याल डायनेस्टी ने लद्दाख को मजबूत किया। राजा सिंगे नामग्याल ने 17th सेंचुरी में लेह पैलेस बनवाया जो आज भी लद्दाख की शान है। लेकिन साथ ही एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े हैं। तिब्बत, भूटान और कभी कभी कश्मीर से झगड़े हुए, फिर भी लद्दाख ने अपनी अलग संस्कृति और पहचान को बनाए रख। लद्दाख हमेशा से एक कल्चरल ब्रिज रहा है। बुद्धिज्म यहां तिब्बत से आया और हेमिस थिक्से जैसे मोनेस्ट्रीज बने और जो आज भी लद्दाख की आइडेंटिटी है। लेकिन 14th सेंचुरी में सूफी संत सैयद अली हमदानी कश्मीर के रास्ते लद्दाख आए और इस्लाम का प्रचार किया। धीरे धीरे कारगिल और आसपास के इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटी बस गई। नतीजा, लद्दाख ना पूरा तिब्बत रहा ना पूरा कश्मीर, बल्कि दोनों का एक यूनिक मिश्रण बन गया। अब सीधे आते हैं 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जम्मू के राजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख पर हमला किया और उसे जीत लिया। इसके बाद लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया। डोगरा रूलर्स ने इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या वजारत जिसको कहते हैं वो बनाया, जिसका हेडक्वार्टर्स कभी लेह कभी स्कर्दू होता था। लेकिन एक बात साफ थी, लद्दाख की अपनी पहचान दबने लगी थी और कंट्रोल श्रीनगर से होने लगा था। देखिए, अगर आज आप किसी लद्दाखी से उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम एक ब्लेंडेड रेस हैं। नॉर्थ इंडिया के मॉन्स, बलिस्तान के डार्ड्स और सेंट्रल एशिया के मंगोल्स का मिश्रण है। इन तीनों की वजह से लद्दाख की कल्चर इतनी रिच और डाइवर्स है। यहाँ की बोली, खान पान, पहनावा सब इस मिश्रण को दिखाते हैं। लद्दाखीज या लद्दाखस्पा जिन्हें कहा जाता है, इस हेरिटेज पर गर्व करते हैं। अब आते हैं 1947 में, जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ गए। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। महाराजा हरि सिंह ने पहले इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बैक ट्राइबल इन्वेजन ने सब बदल दिया। महाराजा ने दिल्ली से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इस तरह जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह थी कि श्रीनगर और जम्मू हमेशा डोमिनेट करते रहते थे। लद्दाख को रिमोट और बैकवर्ड करके नजरअंदाज किया गया। ब्रिटानिका जैसे सोर्सेज लिखते हैं कि लद्दाख को 1947 के बाद सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट मिला। अब आते हैं 1960 और 70s के बीच में। लद्दाखीज ने अपनी आवाज उठाई। लेह के बुद्धिस्ट लीडर का कहना था कि श्रीनगर की पॉलिटिक्स में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। 1989 एक टर्निंग पॉइंट बना। याद रहे, उस वक्त पे पूरा भारत भूचाल की स्थिति में था क्योंकि राजीव गांधी हार चुके थे और वीपी सिंह की सरकार बनी थी। उसके बाद इसी साल लेह में एक छोटा सा झगड़ा एक बुद्धिस्ट नौजवान और एक मुस्लिम युवक के बीच में हुआ ये कि एक छोटा सा झगड़ा एक बहुत बड़ा कम्युनल राइट बन गया। यह झगड़ा पूरे लेह डिस्ट्रिक्ट में फैल गया और इसने लद्दाख की 2 कम्युनिटीज बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच टेंशन को उजागर कर दिया। इसके बाद दिल्ली पर प्रेशर बना। 1995 में लेह के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे LAHDC कहा जाता है, उसे बनाया गया और 2003
में कारगिल के लिए भी यही सेम चीज की गई। लोगों ने सोचा कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन ये काउंसिल सिर्फ सिंबॉलिक थे। असली पावर श्रीनगर और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रही। फिर आता है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, जिसे यूटी भी कहते हैं, जिसमें असेंबली रही, और लद्दाख एक यूटी बना, लेकिन बिना असेंबली के। लेह की बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इसका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी बात सीधे दिल्ली तक जाएगी। लेकिन कारगिल में प्रोटेस्ट हुए। वहां के लोगों को लगा कि उनकी आइडेंटिटी और कमजोर हो जाएगी। कारगिल जो है वो एक मुस्लिम बहुल एरिया है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि यूटी स्टेटस से डेवलपमेंट होगा, जॉब्स आएगी और रिसोर्सेज पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन जल्द ही उनको एहसास हुआ कि असली पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के पास है। LAHDC की ताकत कम हो गई। नतीजा, आज लद्दाख के लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए, 6 शेड्यूल चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए और ट्राइबल राइट्स चाहिए। देखिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये यूटी सिस्टम लद्दाखियों को सचमुच पावर देता है या ये एक सिर्फ दिखावा है? आगे हम समझेंगे LAHDC की सीमाएं और लद्दाख के ट्रेडिशनल गवर्नेंस की क्या कहानी है। जब लद्दाख यूटी बना तो LAHDC लेह और कारगिल की भूमिका बहस का विषय बन गई। 1995 और 2003 में बने ये काउंसिल्स को कुछ अधिकार मिले, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लैंड यूज और लोकल गवर्नेंस। लेकिन इसकी समस्याएं साफ थी। लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी और बड़ी पॉलिसीज पर इनका कोई कंट्रोल नहीं था। ये सारे फैसले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। लद्दाख की एक खास बात है उनका ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम, जैसे गोबा और युल्पा। गोबा एक गांव का लीडर होता है जो जन्म मरण सर्टिफिकेट देता है, विवाद सुलझाता है और लोकल इवेंट्स को मैनेज करता है। लेकिन नए यूटी सिस्टम में गोबा की भूमिका अनक्लियर हो गई है। पंचायत, हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरलैप से कंफ्यूजन पैदा हुआ है। फिर भी कई गांव के लोग आज भी गोबा को अपना असली रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। देखिए, आज बड़े फैसले जैसे लैंड ओनरशिप, माइनिंग, टूरिज्म राइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। LAHDC सिर्फ एडवाइजरी रोल निभाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिना लेजिस्लेचर के यूटी मॉडल लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लोकल अकाउंटेबिलिटी को कमजोर करता है। लैंड लॉज में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और लोगों को डर है कि उनकी जमीन और संसाधन बाहर वाले के हाथों में ना चले जाए। और आप सोचिए, अगर आपकी जमीन और रिसोर्सेज आपसे कोई ले ले तो आपका क्या होगा? तो ये डर बहुत हद तक जायज है। तो ये है लद्दाख के गवर्नेंस की सच्चाई। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के आंदोलन की जड़ें कहां हैं और लोग 4 मांगे क्यों उठा रहे हैं? चलिए इसको भी गहराई से जानते हैं। देखिए, लद्दाख का आंदोलन 4 बड़ी मांगों पर टिका है। स्टेटहुड यानी कि पूरा राज्य का दर्जा, 6 शेड्यूल यानी कि ट्राइबल एरियाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, अलग संसदीय सीट्स लेह और कारगिल के लिए 2 अलग अलग लोकसभा सीट्स, और चौथा ट्राइबल स्टेटस यानी कि ज्यादा कम्युनिटीज के लिए शेड्यूल ट्राइब का दर्जा। देखिए, अगर आप इन सभी मांगों को देखेंगे तो इन सभी मांगों के लिए एक ही शब्द है, रिप्रेजेंटेशन। लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात, अपना फ्यूचर खुद तय करें। पर आखिर ये मांग क्यों उठी? 2019 के बाद जब लद्दाख यूटी बना, लोगों को लगा कि उनको ज्यादा ताकतें मिलेगी, लेकिन बिना लेजिस्लेचर के सारे फैसले दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में चले गए। द हिंदू ब्रिटानिका के मुताबिक इससे लद्दाख के लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बिल्कुल बाहर हो गए। लोग चाहते हैं कि एक विधानसभा हो जिसमें वो खुद अपने लॉज बना सके, बजट तय कर सके और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स पर निर्भर ना रहें। लोग चाहते हैं 6 शेड्यूल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को लैंड, फॉरेस्ट और लोकल गवर्नेंस पर कंट्रोल देता है। ठीक वैसा ही लद्दाखीज अपने बारे में चाहते हैं। लद्दाख में इससे हिल काउंसिल को असली पावर मिलेगी और लोग अपनी जमीन और संसाधनों पर फैसले कर सकेंगे। लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी, ग्लेशियर्स, रेयर स्पीसीज को भी इससे सुरक्षा मिलेगी। वह अलग सीट क्यों चाहते हैं, जो उनकी तीसरी मांग है? देखिए, लेह और कारगिल, लेह जो है वो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और कारगिल जो है शिया मुस्लिम मेजॉरिटी है, और दोनों की अलग अलग नीड्स हैं। एक ही एमपी दोनों को रिप्रेजेंट करता जो काफी नहीं है। दोनों सीट्स में दोनों कम्युनिटीज की आवाज पार्लियामेंट में बराबर सुनी जानी चाहिए। और आखिर ट्राइबल स्टेटस, कई कम्युनिटीज अब भी ST लिस्ट में नहीं है। यह स्टेटस उनकी कल्चर, लॉ और आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा देगा। देखिए, इससे आपको साफ पता चल गया कि एक्चुअली लद्दाख जो है ये सारी मांगे क्यों कर रहा है।
लोगों को डर है कि उनकी जमीन बाहर वालों को बेच ना दी जाए, जॉब्स आउटसाइडर्स ना लेके चले जाएं, कल्चर और भाषा खत्म ना हो जाए। वैसे 2020 में लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इन मांगों को एक साथ उठाया है। वैसे ये पहली बार हुआ जब लेह और कारगिल एकजुट हुए हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इन मांगों को पूरा करना आसान नहीं है। 6 शेड्यूल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए जो पार्लियामेंट में पास होना होगा। स्टेटहुड देने का मतलब है सेंटर को अपनी ताकत छोड़नी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुश्किल है क्योंकि लद्दाख चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। प्लस अगर कुछ कम्युनिटीज को ज्यादा राइट्स मिले और बाकी को नहीं तो इंटरनल टेंशंस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये मांगे पूरी होती हैं तो लद्दाख के लोग अपनी किस्मत खुद लिख पाएंगे। डेवलपमेंट्स उनकी नीड्स के हिसाब से होगा, इकोलॉजी की रक्षा होगी और जॉब्स लोकल यूथ्स को मिलेगा। सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का चेहरा बने हैं, उन्होंने 2024 में हंगर स्ट्राइक के दौरान कहा था कि अगर हमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल नहीं मिला तो हमारी आने वाली जनरेशंस अपनी पहचान खो देगी। तो अगर आप समझिएगा तो ये लड़ाई उनके पहचान की है। तो देखिए, ये है लद्दाख की लड़ाई की असली कहानी। पर ये जो लड़ाई है ये भारत के लोकतंत्र की भी परीक्षा है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, लोगों को लगा कि उन्हें नया हक मिलेगा, लेकिन अब वो भरोसा हिल रहा है। पर वही सरकार के लिए भी चीजें आसान बिल्कुल नहीं है। लद्दाख की ज्योग्राफी उसे क्रूशियल पॉइंट बनाता है। तो ये था लद्दाख का पूरा इशू। अब आप सोचिए कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।